नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम अपडेट में। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मौर्य काल एवं स्थानीय राजवंशों के पश्चात हम गुप्त काल को आज कंप्लीट करेंगे। हालांकि इस क्रम में ये 2 वीडियो आपके समक्ष उपस्थित होगा, जिसका यह पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश। याद रखें जो गुप्त थे, ठीक है, जो गुप्त शासक थे, वो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। आगे चल के कुषाणों को प्रतिस्थापित करने के पश्चात श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी, ठीक है। तो यदि पूछे गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो याद रखिए श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन यदि पूछे वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कौन था, तो याद रखिए यह चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, ठीक है। और एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो श्रीगुप्त थे, इन्होंने सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है, महाराज, ठीक है। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने महाराज धीराज, ठीक है, महाराज धीराज की भी उपाधि धारण की, ठीक है, महाराज धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की। तो पूछता है कि सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की, ठीक है। इसके पश्चात आते हैं कांच। इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक विशेष उल्लेख गुप्त वंश में हमें मिलता है समुद्रगुप्त का, ठीक है। और इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे चल के। अभी हम फिलहाल गुप्त वंश के शासकों का क्रमवार देखते हैं कि कौन कौन शासक किस क्रम में आए। कभी कभी यह क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखें समुद्रगुप्त जो थे, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन ये जो उपाधि थी, इन्हें विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने दी थी, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, इस अभिलेख में इनके विजयों का वर्णन है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त आते हैं। इनका भी कोई विशेष योगदान नहीं है। रामगुप्त जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे, जिन्हें प्रतिस्थापित करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सत्ता हासिल करते हैं, ठीक है। आगे चल के इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, इसलिए ये जाने जाते हैं। स्कंदगुप्त, ठीक है, हूणों के आक्रमण, ठीक है, इसके लिए जाने जाते हैं। बाद में आता है गुरुगुप्त, फिर आते हैं बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के पश्चात आते हैं नरगुप्त, नरगुप्त, नरसिंहगुप्त, फिर आते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त से संबंधित एक प्रमुख हमें ये उल्लेख ये मिलता है कि एरण अभिलेख 510 एडी का, ठीक है। भानुगुप्त के सेनापति थे गोपराज, ठीक है, गोपराज, ठीक है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी जो होती हैं वो इन्हें लेके सती हो जाती हैं, इसीलिए सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है कहीं, तो वो मिलता है कहाँ पे, एरण अभिलेख में मिलता है, 510 एडी का एरण अभिलेख, ठीक है। आगे चल के कुमारगुप्त द्वितीय और सबसे अंतिम में जो शासक थे वो विष्णुगुप्त हैं, ठीक है। सबसे लास्ट शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। तो चलिए क्रमवार स्टार्ट करते हैं। पहले शासक हैं श्रीगुप्त। गुप्त वंश का अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं कि गुप्त वंश, जब गुप्त वंश का उदय हुआ उस समय कौन कौन से अन्य वंश इसके समानांतर चल रहे थे। तो याद रखिए वर्तमान में हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा के तरफ यौधेय वंश अस्तित्व में था। गुजरात के पास शक वंश का अस्तित्व था। कुषाणों को प्रतिस्थापित करके गुप्त वंशों ने अपनी नींव रखी, ठीक है। नीचे देखते हैं तो हमें नागवंश मिलता है, जहां पे गुप्त वंशीय शासकों ने नागवंशीय जो शासक थे उनकी कन्याओं के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सातवाहन वंश, ठीक है, जो कि एक काफी बड़ा वंश था, ठीक है। इसके बाद दवाक वंश, कामरूप वंश, ठीक है। और इक्ष्वाकु वंश, उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, जिन्हें श्री पर्वतीय भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि श्री पर्वतीय किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिए इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा जाता था, ठीक है। नीचे देखते हैं तो हमें पल्लव वंश के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त से। 275 एडी में श्रीगुप्त जो है वो गद्दी पे बैठते हैं और गुप्त वंश की इन्होंने नींव रखी। इनकी अन्य उपाधि कौन कौन सी थी, तो याद रखिए आदिराज और महाराज, ठीक है। पूछा जाए महाराज की उपाधि गुप्त वंश में सबसे पहले किसने धारण की, तो याद रखिए श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है। और ये संस्थापक माने जाते हैं और पहले कुषाणों के ये सामंत हुआ करते थे, श्रीगुप्त। दूसरे शासक देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनके बारे में हमें कुछ विशेष उल्लेख देखने को मिलता है।
319 एडी का इन्होंने सत्ता ग्रहण की और गुप्त संवत की नींव रखी, ठीक है, गुप्त संवत की नींव रखी 319 एडी में। और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। इनकी उपाधि थी महाराज धीराज, ठीक है, सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही धारण की थी। राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। वर्तमान में जो बिहार के क्षेत्र है, बिहार और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, इन क्षेत्रों पे इनका शासन हुआ करता था। और इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध जो स्थापित किए वह लिच्छवी शासक वृषदेव की पुत्री कुमार देवी के साथ ये वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी के साथ हुआ था। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पूछा जाता है कि राजा रानी प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो याद रखिए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा राजा रानी प्रकार के सिक्के चलवाए गए, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक विस्तृत हमें इनका अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त 355 से लेकर 375 एडी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। इन्होंने 8 प्रकार की उपाधियां धारण की, ठीक है। और उपाधियां देखते हैं कौन कौन सी उपाधियां हैं। याद रखिए इन्हें भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो याद रखें अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो कि विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक है, जिसमें इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। यह एक इनकी पहली उपाधि थी, ठीक है। दूसरी है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इनकी कुछ उपाधियां मिलती हैं, जैसे धरणी बंध अर्थात धरती को जीत कर बांधने वाला, ठीक है। पृथ्व्या प्रथम वीर, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये उपाधि, पृथ्व्या प्रथम वीर, ठीक है। इसके अलावा पृथ्व्या अप्रतिरथ और प्राचीर धर्म बंधु, ठीक है, ये सभी इनकी प्रमुख उपाधियां हैं। जिसमें से पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि ये पूछा गया कि यह किसके द्वारा धारण की गई थी? तो याद रखिए समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इनकी अन्य उपाधियां कौन कौन सी हैं। तो इनकी अन्य उपाधियां हैं लिच्छवी दौहित्र, ठीक है, पर क्रमांक और कविराज, ये तीनों इनकी प्रमुख उपाधियां हैं, ठीक है। लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी माँ की संतान थी, इसलिए इन्हें लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, ठीक है। इनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी के शासक की पुत्री के साथ ये हुआ था, कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ अन्य प्रमुख चीजें देख लेते हैं कि ये वीणा के शौकीन थे, ठीक है, जिस कारण इन्होंने वीणा वादन प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे। तो पूछेगा वीणा वादन प्रकार के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? तो याद रखिए ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलवाए गए। और इन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि पूछा जाता है कि वसुबंधु को संरक्षण किसने प्रदान किया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज है, पूछा जाता है महासंधि विग्राहक किसे कहते हैं, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। तो याद रखिए महासंधि विग्राहक उसे कहते हैं जो लेख लिखता है तथा उसे व्यवस्थित करता है तथा संधियों में प्रमुख भूमिका निभाता है, शासक की मदद करता है, उसे महासंधि विग्राहक कहा जाता है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के समय महासंधि विग्राहक कौन थे? हरिसेन थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? हर्षेन के द्वारा की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसमें 33 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इसमें हमें 3 लोगों के नाम मिलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, ठीक है। इसमें हरिशेन ने भी भूमिका निभाई थी, तिलक भट्ट ने भी भूमिका निभाई थी और ध्रुव भूति ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। तिलक भट्ट के द्वारा इस पे उकेरा गया था, ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इस पे जो 35 लाइनें उकेरी गई थी, ये किसके द्वारा? तिलक भट्ट के द्वारा उकेरी गई थी, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति जो प्रस्तर अभिलेख है, यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की आत्मकथा इसमें पूरी वर्णित है। उसमें इसके विजय अभियानों का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो गुप्त काल के में जो भाषा थी, पूछा जाता है गुप्तकालीन भाषा क्या थी? संस्कृत में यह लेख लिखा गया है, ठीक है। इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है और इसकी शैली जो है वो चंपू शैली है, ठीक है। चंपू शैली जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा जाता है, ठीक है। संस्कृत की सबसे प्राचीनतम शैलियों में माना जाता है चंपू शैली को। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को इसमें पुष्प नगर कहा के वर्णित किया गया है, ठीक है। पाटलिपुत्र का जो वर्णन है वो पुष्प नगर के रूप में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख जो है, ठीक है, इसमें संधि विग्राहक, कुमारामात और दंडाचार्य इन तीनों नामों का भी उल्लेख हमें देखने को इसमें मिलता है। अगर बात करते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था उसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की? तो याद रखिए सबसे पहले उसे 1834 ईस्वी में कैप्टन ए ट्रायर ने पढ़ा था, ठीक है। और
याद रखें ये पहले कौशाम्बी जनपद में हुआ करता था, बाद में जहांगीर जो कि मुगल शासक था उसके द्वारा इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में इसे स्थापित कराया गया था। अशोक की अब इसमें कुछ अन्य चीजें भी देखने को मिलते हैं, जैसे अशोक की पत्नी कारुवाकी का इसमें वर्णन मिलता है, तथा उसके पुत्र तीवर का भी हमें वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखें अशोक के 4 पुत्र हुआ करते थे, ठीक है, तीवर, जालोक, महेंद्र, ठीक है, तीवर, जालोक, महेंद्र और एक और था, वर्तमान में मुझे याद नहीं। ठीक है, तो याद रखिए इसमें तीवर का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट रानी कारुवाकी का इसमें वर्णन के कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें अन्य कौन कौन से व्यक्तियों का नामों का उल्लेख है, तो याद रखें अकबर का, मुगल शासक अकबर का, जहांगीर का तथा बीरबल, ठीक है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका भी वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। जहांगीर के कहने पर अब्दुल मुश्किल कलाम ने इस लेख को लिखवाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के बारे में कुछ अन्य चीजें जो कि समुद्रगुप्त के विजय से संबंधित है। ठीक है, तो देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने किन किन क्षेत्रों में विजय प्राप्त की। तो याद रखें समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन है 7वीं पंक्ति से शुरू होता है। ठीक है, और इसमें जिस किन किन राज्यों की विजय की बात है, आर्यावर्त की विजय की बात है, ठीक, दक्षिणापथ राज्यों की विजय की बात है, आठवीं अर्थात जंगली जो जंगल के राज्य थे उनके विजय के वर्णन की इसमें बात कही गई है, पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध कौन सी नीतियां अपनाई गई थी उसका वर्णन है, तथा विदेशी राज्यों के प्रति कौन सी नीतियां अपनाई गई थी, इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो याद रखें। ठीक है, बात करते हैं आर्यावर्त विजय की। तो आर्यावर्त विजय के दो चरण थे, एक है प्रथम चरण, एक है द्वितीय चरण। प्रथम चरण का जो उल्लेख मिलता है वो 13वीं से 14वीं पंक्ति में मिलता है, जबकि द्वितीय चरण का उल्लेख 21वीं पंक्ति में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रथम चरण में समुद्रगुप्त के द्वारा 3 राज्यों का विजय किया गया। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी में इन्हें 9 राज्यों का तो विजय इसमें किया गया। और चूंकि ये जो थे ये सभी राजधानी के निकटस्थ क्षेत्र थे, अतः इन्हें जीता गया था। नेक्स्ट है दक्षिणापथ विजय। ठीक है, 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ राज्यों का हमें इस विजय का वर्णन देखने को इसमें मिलता है। ठीक है, 12 राज्यों का संघ था। ठीक है, और जिस दक्षिणापथ विजय में 12 राज्यों का संघ था, जिसमें दक्षिण के कांची के शासक ने समुद्रगुप्त के खिलाफ इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और समुद्रगुप्त ने दक्षिण राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी, याद रखें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी। ठीक है, अर्थात ग्रहण मोक्षानुग्रह किसे कहते हैं यह नीति, तो इसके इस नीति के तहत राज्य को जीता जाता था और कर लिया जाता था। ठीक है, लेकिन राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की जाती थी। राज्य को जीत कर उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था, लेकिन उससे कर जो है वो सालाना जो कर शासक को गुप्त शासकों को पहुंचता था। ठीक है, तो ये थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति जो कि दक्षिणापथ राज्यों के साथ अपनाई गई थी। ठीक है, आठवीं शासकों के साथ जो कि वन क्षेत्रों में जो शासन करते थे, तो 21वीं पंक्ति में आठवीं के राज्यों के विरुद्ध विजय का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। और यह जो नीति अपनाई गई थी वो परिचारिकाकृत नीति थी, अर्थात इन्हें सेवा में रखा गया था शासकों के। पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध नीतियां क्या थी, इसमें 22वीं और 23वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। और ये कौन कौन से राज्य हैं, याद रखें नेपाल, असम, ग्वाक और कर्तपुर। ठीक है, और इनके जो प्रतिनीतियां थी वो थी सर्व कर प्रणाम क्षम्या। ठीक है, अर्थात सभी प्रकार के कर को देंगे और प्रणाम करेंगे। ठीक है, सभी प्रकार के करों को देंगे और उसे प्रणाम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विदेशी राज्यों के प्रति नीति। विदेशी राज्यों के प्रति कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो याद रखिए 24वीं पंक्ति में जो है विदेशी राज्यों के प्रति नीतियों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, श्री अब इसमें कौन कौन से शासक शामिल थे, तो याद रखें श्रीलंका के शासक, कुषाण शासक, रुद्र सिंह और इंडोनेशिया आदि के शासक इसमें शामिल थे। ठीक है, और यह नीति थी आत्मनिवेदनम कर्णोपायन गरुणोमंदकम स्वभुक्त विषय याचोपाय। ठीक है, इसका अर्थ है कि स्वयं से अपनी कन्याओं की शादी, ठीक है, गुप्त शासकों से कराएंगे और कर देंगे तथा याचना की मुद्रा में ये बने रहेंगे। ठीक है, तो ये विदेशी राज्यों के प्रति जो थी इसकी नीति थी। ठीक है, तो
आगे हम अन्य शासकों के बारे में देखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हम गुप्त वंश का संपूर्ण इतिहास दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।